हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है, जो कि दिसंबर 2022 की या उसके आगे आने वाले सेशन की तैयारी करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो ये किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफी, तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा, लेकिन आप इसे किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने का तरीका होता है दोस्तों, वो सबका सेम होता है। चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या आपके साइंस स्ट्रीम के कोई सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट हैं, कुछ भी है, तरीका सबका सेम है। बस तैयारी का कंटेंट अलग अलग होता है, आपको करनी चीजें एक ही होती हैं। तो आज हमारी ये जो सेशन है, इसकी क्या खास बातें हैं, यहाँ से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं आज कि हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्लियर हो सके, या फिर इस बार तो कम से कम जेआरएफ क्लियर हो सके आराम से। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसके गहराई का नहीं पता, आपको उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आप भटक रहे हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई काम है, तो आप सोचोगे कि मैं कहूंगा कि पढ़ना, नोट्स बनाना, ये तो है ही है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अपने लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करना, कि अगर आप 6 महीना तैयारी कर रहे हैं, 7 महीना तैयारी कर रहे हैं, या फिर 8 महीना आपको लगेगा, ये वेरी कर सकता है। किसी एस्पिरेंट को 6 महीना काफी होगा, किसी को 7 महीना, किसी को 8 महीना। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। अपने आप को कभी भी एक फिक्स टाइम टेबल में मत बांध के रखो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट अपने आप में यूनिक होता है। ये सारी चीजें इस तरीके से अलग अलग वेरी करती हैं। किसी का बैकग्राउंड क्या है, किसी ने बैकग्राउंड में ज्योग्राफी पढ़ी है, किसी ने पहले से ही अच्छे से पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था, किसी ने केवल मास्टर्स में लिया है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसलिए अपने आप को किसी भी दूसरे इंसान को देख करके हमें अपना टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने लेवल के हिसाब से और अपनी तैयारी के हिसाब से, हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, उनके हिसाब से अपना टारगेट सेट करना चाहिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी दूसरे को देखा, उसने आपसे कह दिया बस कि मैंने 6 महीने में तैयारी कर ली थी, और बस फिर हम बैठ जाते हैं कि मुझे भी 6 महीने में तैयारी करनी है। ये सबसे गलत तरीका है। आपको अपना लेवल पहले देखना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा, कि आपको दिसंबर के लिए कैसे करके प्रिपरेशन करनी है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे जो पेड बैच शुरू होने वाला है, वहां पर मैं किस तरीके से तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको दो चीजें मालूम पड़ेंगी। वैसे तो ये सारी चीजें मैं पेड बैच में बताता हूँ, लेकिन आप सभी के लिए ये फ्री क्लास को अपलोड किया जा रहा है। आप सबके ये एक तरीके से आप सभी को बताने के लिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, और सिलेबस का डिस्कशन का मतलब क्या है, आपको आज इसका मतलब मालूम पड़ेगा। असल में सिलेबस को डील करना क्या कहते हैं, किस तरीके से सिलेबस को देखा जाता है। मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाऊंगा, फिर उसको कैसे करके तोड़ते हैं ये आपको बताऊंगा। पीवाईक्यूज को कैसे देखना है ये आपको बताया जाएगा। कट ऑफ को एनालिसिस किया जाएगा, आपका टारगेट सेट करेंगे हम। नोट्स मेकिंग की टिप्स आपको दी जाएंगी, आपको रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस और बुक लिस्ट क्या हो सकती है। मैंने जैसा कि कहा, इसमें मैं आपको अपने पेड बैच के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी बुक लिस्ट बताई जाएगी, जो 2022 के लिए बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है, और आपके टारगेट में वो फिट बैठ सकती है, तो वो आपको बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाली बात है, मैं कभी भी ये बात बोलता नहीं कि आपका सिर्फ मेरा ही बैच ज्वाइन करके जेआरएफ होगा, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल झूठ बात है ना, ये सफेद झूठ वाली बात हो जाएगी। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये जो सारी मेहनत है वो बच जाएगी, और वो आपके आपके कंटेंट पे लगेगी। ठीक है, कि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने में, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि आप यहाँ से एक विजन लेकर के जाएं, कि मुझे तैयारी ऐसे करनी है और उस रास्ते पर सीधे आपको चलना है, बस ये विजन मैं आपको देने वाला हूँ आज। ठीक है, और इसी में आपको पता लग जाएगा कि हमारे पेड बैचेस में
आपको क्या क्या मिलेगा। तो जो स्टूडेंट हमारे पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको अंत तक देखें, और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते, खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी इसको अंत तक देखें। आपको जरूर यहाँ से नया बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने आज तक इस तरीके से नहीं देखी होंगी शायद। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दिखाई जा रही है। ये लिस्ट बस इसलिए है कि आप देख सकें। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपके बैच से स्टूडेंट क्वालिफाई हुए भी या नहीं हुए, तो ये सारे आपके सामने लिस्ट है। इससे भी ज्यादा है क्योंकि ये तो सिर्फ 2020-21 का जो अटेम्प्ट था वो स्टूडेंट है, उससे पहले के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और ये 50 से ज्यादा संख्या है मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बाद में दिए थे उनका मैंने ऐड नहीं हो पाया यहाँ पर। तो 50 के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ एक ही बार में। ठीक है, तो जेआरएफ में बहुत सारे नेट हैं, तो आप देख सकते हैं। ये पेड बैचेस के बारे में आपको मैं जानकारी थोड़ी देर में दूंगा, वरना आपको लगेगा कि सिर्फ मैं अपने ही बैच के बारे में बता रहा हूँ, और जो आपको एक्चुअल में लाभ होना चाहिए वो आपको लगेगा कि मेरा काम नहीं है। नहीं, तो मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी कि हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं। आप अगर इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको आए, तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, वरना आपके किसी काम का तो है नहीं। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम जब भी एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। ठीक है, उससे भी पहले क्या चीजें पता होनी चाहिए, सिलेबस, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको हर कोई बताएगा। सिलेबस के बारे में, पीवाईक्यूज के बारे में कि पीवाईक्यूज सॉल्व करो, और अपना रिवीजन करते रहो। तो ये तीन चीजें आपको हर कोई बताएगा, लेकिन इन्हें करना कैसे है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। समझ रहे हैं बात। जो एक्चुअल में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं है आज के समय में कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, पीवाईक्यूज कहाँ से लें, या प्रैक्टिस के लिए कहाँ से मिलेगा मटेरियल, और रिवीजन नोट्स मेकिंग, ये सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये है कि ये इनको करना कैसे है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बुक लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर जेआरएफ इन दिसंबर 2022, यहां पर देखो ये जो शब्द है परफेक्ट स्ट्रेटेजी, ये अपने आप में एक भ्रांति है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये फिर शब्द लिखा क्यों है यहाँ पर, जब ये अपने आप में एक भ्रांति है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ऐसे ही इसी चीज को कहते हैं बस परफेक्ट, और कुछ नहीं है। असल में परफेक्शन कुछ होता नहीं है, जो मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है वो आपके लिए नहीं है। अब परफेक्ट शब्द का अपने आप में मतलब है जो हर जगह अप्लाई हो, वो परफेक्ट। और ऐसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। सबसे बड़ा झूठ अगर इस दुनिया का कोई है तो वह है परफेक्ट। स्टूडेंट पूछते हैं परफेक्ट बुक बताओ, बेस्ट स्ट्रेटेजी बताओ, बेस्ट ये बताओ, बेस्ट जैसे कुछ नहीं होता, ये झूठ है जो आपको बताया जाता है। असल में आपको अपने लेवल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से काम करना होता है। ये मैंने बस इसलिए लिखा है कि आप बस शांत हो जाओ कि अरे हमें तो परफेक्ट चीज मिली नहीं, हमें तो बेस्ट बुक लिस्ट मिली नहीं। ये मैंने बस इसलिए लिखा हुआ है। असल में आपको कंडीशन के और अपने लेवल के हिसाब से काम करना होता है। ये परफेक्शन और ये बेस्ट, ये चीजें ढूंढना छोड़ दो। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है वो काम करो। अब जेआरएफ की जब आप प्रिपरेशन करते हैं दिसंबर 2022 के लिए या उससे आगे भी, तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और यही चीजें आप मेरे साथ करेंगे बहुत आसानी से पेड ग्रुप में। यहाँ पर देखिए अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर स्टूडेंट अपने आप में इंडिविजुअल है, और हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ जनरल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी बीए में ही है। कुछ वो हो सकते हैं जिन्होंने जो एमए में हैं या फिर एमए कर चुके हैं। ठीक है, जो एमए कर चुके हैं या फिर जो एमए के बाद पीएचडी में है, या फिर कुछ हो सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, संविदा प्रवक्ता है, या गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी लगभग लगभग सेम ही हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन जो बीए के स्टूडेंट हैं
उनके लिए मेरा सजेशन अलग रहेगा। तो पहले जैसा मैंने कहा ना कि हर एक लेवल के स्टूडेंट का तैयारी का लेवल अलग होगा। जो ये स्टूडेंट करेंगे वो ये नहीं करेंगे, है ना, जो ये वाले स्टूडेंट करेंगे उनका तरीका इनसे अलग होगा। समझ रहे हैं आप बात? तो किसको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता सुनिश्चित आपकी हो सके, तो ये इस बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ होता क्या है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है। आपको पता है, ये बहुत बेसिक सी बात है। यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपकी नौकरी लगी जाएगी, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आप एलिजिबिलिटी एग्जाम आप कह सकते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ नेट हैं तो आपको आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आप एक फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं जिसमें 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ आपको मिलता है 5 साल तक के लिए। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर उनको ये भी कंफ्यूजन होता है कि नेट और जेआरएफ क्या अलग अलग एग्जाम होता है? नहीं, नेट जेआरएफ एग्जाम अलग अलग नहीं है, ये एक ही एग्जाम होता है। होता यह है कि मान लीजिए आपका जो कि जिस कैटेगरी में आप हैं, SC ST OBC जनरल EWS किसी में भी, तो उसका जो एक कट ऑफ रहता है, मान लीजिए नेट का कट ऑफ गया है, नेट का कट ऑफ 65% और जेआरएफ का कट ऑफ गया है 69% सपोज, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स लगभग इतने आए तो आपका नेट माना जाएगा, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। और आपके मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा आ गए, कितना परसेंट ज्यादा है, 4% ही तो ज्यादा है, तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। बस ये खेल है, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आपने और सॉल्व कर दिए, 7-8 क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे, आपको फेलोशिप मिल जाएगी। बस इतना अंतर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी एक बेसिक समस्या रही जो मैंने अभी आपको समाधान बताया इसका। यूजीसी नेट जेआरएफ में देखिए, जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको बेसिक्स मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर हम एनटीए इसकी एग्जाम लेने वाली संस्था है, ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर का मतलब ये नहीं है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस आएगा, नहीं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, इस तरीके की 10 यूनिट होती हैं। और यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में भी इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। जैसे आपका अगर एमए में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपका एमए में सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है या इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपका एमए का सब्जेक्ट था या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर 2 होता है, और इसका भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 नंबर यहाँ से हो गए, और ये 200 नंबर का हो गया। टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इस 300 मार्क्स में कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है। एससी की कट ऑफ कुछ और रहती है, एसटी की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है। नेट की कट ऑफ अलग है, जेआरएफ की कट ऑफ अलग है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है। यानी कि आप अगर गलत आंसर कर देंगे तो आपको माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा, माइनस नहीं होगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी अभी तक खास बात है। तो ये बेसिक एक जानकारी है जो आपको पता ही होनी चाहिए। जब आप शुरुआत करते हैं एग्जाम की, तो सीधे किताब लेकर के आना और पढ़ना शुरू कर देना, ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। ऐसा नहीं करते हैं। पहले आप ये तो जानो कि मेरा लेवल है क्या, मैं किस लेवल पर हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई स्टूडेंट यहाँ पर है और ये जेआरएफ का लेवल है। मैं आपको बहुत आराम आराम से ये बात समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 10-12 मिनट में भी आपको समझा करके खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कि वीडियो कितनी लंबी होगी। मैं 10 मिनट में भी इसको खत्म कर सकता हूँ। जैसे आपको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। आप 6-7-8 महीने की तैयारी करने जा रहे हैं और 10 मिनट आप अपने टारगेट को नहीं दे सकते हो, बताओ ये कहाँ का तुक है।
अगर आप अपने घर से निकलते भी हैं 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं, तो पहले 1-2 घंटा डिस्कशन करते हैं, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, घर में छोड़कर जाएंगे सामान, क्या कैसे रखना है, सारी चीजें आराम से 1 घंटा डिस्कशन होता है, 1-2 घंटा घर में बैठ के करते हैं ना। और यहाँ तो आपके 8 महीने की, 6 से 8 महीने की बात है, और उसके लिए सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट में समझ जाओगे? कुछ नहीं समझ में आएगा 10-15 मिनट में। पहले इत्मीनान से इस बात को समझो, इसमें हफ्ता 10 दिन लगाओ, देखो कि मेरा लेवल है कहाँ पे। कैसे करके पता करोगे, मैं भी बताता हूँ। जैसे देखो, ये आपका मान लीजिए लेवल है, आप लेवल 1 पर चल रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो लेवल 2 पर है, एक स्टूडेंट है जो लेवल 3 पर है। ये कैसे पता लगेगा कि आप लेवल 2, 3, 4, 5 पर हैं? ये लेवल 10 पर आपको मिल जाएगा जेआरएफ। तो कैसे होगा, देखो। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 6 to 12 तक ज्योग्राफी पढ़ी है, फिर वो 11th और 12th में आए, ज्योग्राफी से ही उन्होंने किया। इसके बाद वो बीए में आए हैं, ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने ज्योग्राफी ही उनका एक सब्जेक्ट था। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने ज्योग्राफी से किया है, तो इनका ज्योग्राफी से बहुत लंबा चौड़ा नाता है। 6 से 12 तक ज्योग्राफी पढ़ी, फिर 3 साल ज्योग्राफी यहाँ भी पढ़ी, फिर यहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि आपने इस दौरान उतनी गहराई से नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए तो आपको कोचिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में उतना पढ़ाया नहीं जाता ध्यान से कि आप किसी एग्जाम को बिना किसी कोचिंग से कर सकें, है ना। तो आपको फिर भी एक दिमाग में चीजें क्लियर रहती है, बेसिक्स आपको पता होता है कि ज्योग्राफी में क्या क्या टर्म्स होते हैं। अगर जो जिसका बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है, उसे यही नहीं पता होगा माउंटेन क्या होता है और प्लेट्यू में क्या अंतर है, पर्वत पठार में क्या अंतर होता है, घाटियां क्या होती हैं, रिफ्ट वैली क्या होती है, उसको उनने ये कभी सुने ही नहीं होंगे, तो उसको समस्या होगी। तो उसका लेवल है एकदम अभी 0, 1 भी नहीं, उसका लेवल 0 है। जिसको ये सब पता ही नहीं है, उसने सिर्फ पीजी में ज्योग्राफी ले लिया है, उसे तो अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता है, ये स्टूडेंट भी 6 से 7 महीने की तैयारी में कर सकता है, लेकिन उसके लिए सही रणनीति की जरूरत है। वो सुनते रहो अभी भी आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना ये लेवल देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म समझ में आते हैं या सुने हैं आपने, तो इसका मतलब है कि आप 0 पर तो नहीं हो। जैसे आपको माउंटेन पता है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी कम से कम पता है, आपने बीए में पढ़ी है, एमए में पढ़ी है, तो आपका लेवल एक है कि आप एडवांस लेवल की बातें समझ सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको अपना लेवल जानना पड़ेगा और वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको अपना लेवल पता लग गया कि मेरा लेवल बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है, माइनस में चल रहा हूं मैं है ना, सपोज कि आप माइनस में चल रहे हो, आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ से। तो अपने आप को टाइम में फिर मत बांधो कि मुझे 6 महीना में ही तैयारी करनी। 1 साल का टारगेट बना लो। क्या होगा, इस साल एग्जाम नहीं दोगे, अगले साल दोगे ना। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी और सोचा कि मैं इसी बार एग्जाम दूंगा या दूंगी, तो होगा क्या? जल्दबाजी में चीजें करोगे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे, एग्जाम नहीं होगा। और एग्जाम ना होने का दोष आप किसी ना किसी व्यवस्था पर, किसी ना किसी टीचर पर, अपने परिस्थितियों पर ही दोगे। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता है, वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ता है इसका। और फिर परेशान हो गए, 1-2 महीना परेशानी में बीत जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म आएगा, सोचोगे इस बार तो करना ही, क्योंकि 2 महीने पहले ही बर्बाद कर दिए थे, तो फिर वही हाल होगा। ऐसे करते करते 2-3-4 अटेम्प्ट निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि इतने समय से एग्जाम दे रहे हो तो पता लग जाएगा, फिर हो जाएगा। लेकिन समय तो बर्बाद हुआ ना। जहां आपको 1 साल करके तैयारी और एक बार में एग्जाम हो सकता था, वहां 4 अटेम्प्ट का मतलब है कि 3 साल कम से कम आपके लग सकते हैं। तो क्या अच्छा है, एक बार पहले तैयारी कर लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, नोट्स बना लो, उसके बाद एग्जाम दो। एग्जाम पास करना सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। मैंने बिल्कुल सही कहा, आपने सही सुना। एग्जाम पास करना कुछ नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। अपने आप हो जाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो आप सोचोगे कि वो फीलिंग कैसी होगी कॉन्फिडेंस की, वो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो अपने आप आ जाता है कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर से आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि चल बेटा, अब एग्जाम दे, अब तू तैयार हो चुका है। ऐसे आपको अंदर से आवाज आ जाएगी, ठीक है। अब वो कितने अंदर से आएगी,
ये आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना लेवल अगर पता है तो आप वहां से शुरुआत करोगे, किसी के देखने से नहीं कि पड़ोसी ने मेरा 3 महीने में क्वालिफाई कर लिया था, एक यूट्यूबर ने बताया था कि 2 महीने में तैयारी हो गई, 15 दिन में जेआरएफ हो गया, ये सब बेकार की बात है। 15 दिन में आप पूरा तरीका समझ ही जाओ वही बहुत है। ये 3 महीने में तैयारी करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले 6 से लेकर के पीजी तक किया हुआ है एक बार, और उनका टारगेट पीजी में ही था, बहुत अच्छे से पीजी में पढ़ाई करी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम एकेडमिक्स जो होता है, एकेडमिक्स की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई दो अलग होते हैं। तो एकेडमिक्स उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, बीए एमए का ही ज्योग्राफी तो आएगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ चीजें आ जाएंगी। तो एकेडमिक्स की चीजों को उन्होंने उसका मोड कंपटीशन के हिसाब से कर दिया है, उसमें लगेंगे 3 महीने ज्यादा से ज्यादा बस। लेकिन कोई तैयारी ही शुरुआत अभी कर रहा है तो वो 3 महीने में कैसे कर देगा, वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप बात? तो इसलिए उसको लगेगा ज्यादा समय, और फिर आप भटक जाओगे ऐसी वीडियो देखकर। उसमें पूरी बात नहीं बताई जाती है, उसमें फिर आधी अधूरी बात बताई जाती है जो आप सुनते हो वीडियो। क्यों? क्योंकि फिर आप परेशान होगे कि अरे मेरे अंदर तो वो बात ही नहीं है, सामने वाला तो 3 महीने में कर दे रहा है। फिर आप क्या कहोगे? हाँ सर मैडम हमारा भी आप जेआरएफ करवा दो, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। मैं ये बात कभी नहीं बोलता कि आपसे नहीं हो सकता, और मैं आपको ये मतलब मैं गुमराह भी नहीं करूंगा। टीचर का काम होता है सही राह दिखाना। आपको लगेगा कि आप इस राह के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप जुड़ोगे, नहीं लगेगा तो आपकी मर्जी, आप जहां जुड़ो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको गलत राह नहीं दिखा सकता, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए आपको अपना लेवल पता लग गया, उसके हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, समझ में आई बात? और लेवल पता करने के लिए कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी को आप बेस बनाइए। अब मैंने जैसा कि कहा कि अलग अलग स्टूडेंट हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होगी, है ना? तो इसके हिसाब से जैसे यहाँ पर आप देखिए कि बीए के स्टूडेंट, एमए के स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ नेट कर लिया है, जेआरएफ करना चाहते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट, अलग अलग तरीके से उनकी तैयारी की शुरुआत होगी। अब जो बीए के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, जो अभी बीए में फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, और जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में आते आते आप तैयारी शुरुआत कर सकते हो। एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम दे देना, एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप एनरोल हो गए, एग्जाम दे देना। जो बीए में ज्योग्राफी पढ़ता है ना, इतना वो पढ़ लेता है। मैंने खुद एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, और एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में ही फर्स्ट मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो इतना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, इतने छोटे बच्चे भी नहीं है। तो बीए के स्टूडेंट को सबसे पहले, अगर उसका बेस मजबूत नहीं है, तो आप दो काम कीजिए, है ना? आप 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़िए। आपको बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ये बताएंगे 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ो। अब आप कहोगे कि हम तो 6 से लेकर 12th तक ज्योग्राफी पढ़ी थी। अगर ज्योग्राफी पढ़ी थी आपने, तो क्या उतना मालूम है जो 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी में है? आपको जान के हैरानी होगी कि 11th 12th की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, वहां से हर साल नेट में सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल भी आते हैं जो किसी दूसरे बुक में नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। तो इनको खत्म कर लो। कितनी बार? जितनी बार आपका मन करे, कम से कम 3 बार तो खत्म करो ही करो। ठीक है, खत्म करने के बाद इनको आप रिवाइज करो। ठीक, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक बार पढ़ ली है और मुझे इसे कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके से करना है, तो आजकल तो मार्केट में इनका एक क्रक्स भी अवेलेबल है, यानी कि 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी का एक आप कह सकते हो कंबाइन करके बुक भी अवेलेबल है। महेश कुमार वर्णमाल जी की एक बुक आती है, जिसमें आपको 6 से लेकर 12th तक की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी और बाकी सब्जेक्ट का भी होता है। मैं आपको ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, आप कंबाइंड बुक भी लेकर भी पढ़ सकते हो। तो इतनी सारी बुक अलग अलग ना होकर के एक में ही आपका काम बन जाएगा। और यहाँ की जो प्रैक्टिकल की बुक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल की बुक तो खासकर 11th 12th की। ठीक, इसके अलावा आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स पर फोकस करो, क्योंकि आपको अभी ये बात पता नहीं है, लेकिन जब आपका एपीआई बनेगा वहां आपको ये बात समझ में आएगी। जब 2 2 3 3 नंबर से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि एपीआई में 2 3 नंबर रुक गए, पीछे हो गए, फिर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो आपको फिर दुख होगा। इसलिए अपने ग्रेजुएशन पे के मार्क्स पर भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं,
ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही गलती करी थी। ठीक है, आप वो गलती मत करो। मैंने ज्यादातर फोकस अपने सब्जेक्ट पर किया, है ना। तो जाहिर सी बात है, तो मेरा सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कम रह गए, है ना। और फिर ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी तो लगी जाएगी जब पीछे पड़ जाओगे, लेकिन समय वाली बात होती है कि आप समय से किसी कहीं पर पहुंच जाएं। ठीक है, एक स्टूडेंट आपके साथ ही है, आपका दोस्त है, उसने फोकस किया, उसका एपीआई अच्छा बन गया। तो एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका नंबर मिलता है कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स हैं, इसका इतना नंबर। वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके इतने परसेंट मार्क्स है, उसका इतना नंबर, ऐसे करके मिलेगा आपको। तो एपीआई पे आपको फोकस करना है, तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करना है आपके, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, जिससे आपकी आगे हेल्प होगी। अभी तो डबल फायदा है ना कि आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको आगे हेल्प मिलेगी सब, जो जब सिलेबस पढ़ोगे एनटीए का। ठीक, तो ये काम कीजिए आप। दूसरा, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की नोट्स मेकिंग अभी से मत करो। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, बेस बना रहे हो। कम से कम 2 साल तक तो आपको नेट जेआरएफ के लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते जाओ, कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करते जाओ आराम से। आप अगर नोट्स बनाने चलोगे, आपको लगेगा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, सारे के सारे कुछ नहीं करोगे, पूरा जो किताब है उसको नोट करके रख लोगे, एक इमला जैसे लिख लोगे, डिक्टेशन जैसा। और वो नोट्स नहीं होते हैं, उनसे रिवीजन नहीं होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पढ़ाई लिखाई करना वो 1 महीने का काम नहीं है कि आपको एक दिन में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं, ये आपको धीरे 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 करके आएगा। कहते नहीं, करत करत अभ्यास कर जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है और सिल पर पड़त निशान। तो वो वाली बात है, ध्यान से लगातार अथक प्रयास करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो अभी नोट्स मत बनाओ, पढ़ते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। कम से कम अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान लगाकर पढ़ो, क्लास में क्या बताया जा रहा है, और दोस्तों से डिस्कशन करो, हेल्दी डिस्कशन करो। आप शुरुआत के 2 साल में अगर अपना मौज मस्ती भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कॉलेज लाइफ है, इसमें आप 2 साल में कम से कम आराम से मौज मस्ती कर सकते हो। तीसरे साल में जाकर के आप सीरियस हो सकते हो। ठीक है, तीसरे साल में आपको सीरियस हो जाना चाहिए। 2 साल आप घूमना फिरना, पार्टी एंजॉय कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन इतना नहीं, इतना इसमें डूब नहीं जाना है कि तीसरे साल आप उभर ना पाओ। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने आपको इतनी छूट दी है, इसलिए इतनी तक कि आप 2 साल के बाद जैसे ही तीसरे साल में एंटर करो, तो इन सब से निकल जाओ एकदम, बाकी चीजों से कट, अपना पूरा समय अपनी तैयारी को। मेरा मानना है कि जो काम करना है उसको जी जान से करना है, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। ये नहीं कि आधा आधा पैर आपका नाव में है, आधा पैर आपका पानी में है, ये क्या बात है। करना है ढंग से करो, नहीं करना है बात खत्म करो। क्यों समय बर्बाद करना है? आपको यहीं पर अगर समय देना है तो यहीं समय दो, यहाँ समय देना है यहाँ समय दो। एक बार में एक काम करो, लेकिन लगन से करो, मन लगा के करो। ठीक है, इसके अलावा बीए के स्टूडेंट्स को आपको पीवाईक्यूज कलेक्ट करने चाहिए, आपको सिलेबस कलेक्ट करना चाहिए। इसमें भी आपको समय लग सकता है। पीवाईक्यूज कलेक्ट करके, सिलेबस कलेक्ट करके आप क्या करोगे इन 2 साल में? देखते चलोगे कि उसमें क्या क्या टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, 1 मिनट में आपको सिलेबस दिखाता हूँ पहले, है ना। आप उसको देखना। देखो, ये आपके सामने सिलेबस है, अगर आप इसको कलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजीसी ने आपको 10 यूनिट दी हुई है ना। इन 10 यूनिट्स में से आपकी क्या क्या टॉपिक्स हैं, और किस यूनिट में क्या लिखा हुआ है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, इस तरीके से 10 यूनिट हैं। तो आप इनको रोज देखते चलो, कम से कम एक हफ्ते में 2 से 3 बार देखते चलो। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, प्लेट टेक्टोनिक है, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। अब ये फोर्सेस ये कोड में लिखे हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। जब आप पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को, कहीं ना कहीं पर ये पूरा आ ही जाएगा, ये सिलेबस। आपको आइडिया हो जाएगा कि अरे ये तो नेट में भी पूछा जाता है, ये मेरे एग्जाम में भी आ सकता है, डेविस पिंक है। तो आप इन पे फोकस करोगे फिर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस को ध्यान से देखते चलो रोज। फिर जैसे ही क्लाइमेटोलॉजी आपकी ग्रेजुएशन में आया, तो आप क्लाइमेटोलॉजी को देखते चलो। आपको अपना ग्रेजुएशन तो पढ़ना ही है, प्लस आप इसको देखते चलो कि हाँ यहाँ पर कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है,
इंसुलेशन के बारे में है, हीट बजट है, तो आप इन पे फिर फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे आगे भी ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप उसको पढ़ोगे फिर ध्यान से। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, चाहे बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, इनको पढ़ोगे ध्यान से। फिर ऐसे ही ओशनोग्राफी भी आपके सिलेबस में आएगी ही। तो जहां जहां पर ये आपको टॉपिक दिखेंगे आप उस पर फोकस करोगे। एनवायरनमेंट पे पढ़ोगे। ऐसे करते करते आप पाओगे कि आपने लगभग लगभग 80 से 90% सिलेबस तो आप पढ़ चुके हो, आप ये पाओगे, है ना। और आपने उसको ध्यान से पढ़ा है। तो जब आप अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन में आओगे यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरा आपको ये सजेशन है। ठीक है, ये काम आपको करना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। और क्या करना चाहिए? तो और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या करना है। जैसे आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखिए, यूट्यूब का फायदा उठाइए। अब मैंने आपसे कहा है कि 2 साल आपको एंजॉय आप कर सकते हो, तो उस 2 साल के एंजॉय में कम से कम आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। अपनी एक, कि मुझे क्या बुक्स पढ़नी है, या मुझे किसका बैच ज्वाइन करना है, मुझे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इनका आप थोड़ा सा एक आइडिया अपने दिमाग में लेकर के चलो। उसके लिए आप सीनियर्स की वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। स्ट्रेटेजी की वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपको एक बार में समझ में आ गया, ठीक है, और देखो, उसके बाद और देखो। दिमाग में एक अपना, अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाओ। किसी एक पर भरोसा मत करो, अपने लिए खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। सीनियर्स से बातें करो, जिनका एग्जाम हुआ है उनसे भी, जिन्होंने एग्जाम, दोनों ने, जिन्होंने एग्जाम दिया था ना, उन सबसे बात करो। चाहे उनका जेआरएफ हुआ है, चाहे नेट हुआ है, चाहे एग्जाम नहीं हुआ है, सबसे आप तीनों से जब बात करोगे अलग अलग, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि जेआरएफ वाले स्टूडेंट ने क्या किया था, सिर्फ जिसका नेट हुआ उसने क्या गलती करी, और सिर्फ जिसका नेट भी नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, उसने क्या गलती करी। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये आपको पता लगेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये करने से होगा। फिर अपनी एक बुक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये बुक्स खरीदनी है। किससे? सीनियर से बात करके, वीडियोस देख के, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख के, पढ़ाई करके, अपने टीचर्स से पूछ करके अपनी बुक लिस्ट तैयार करो। और बुक लिस्ट एक बार में खरीदनी नहीं होती कि मार्केट गए 10 किताबें एक साथ लेकर के आ गए। ये गलत तरीका है। जब भी बुक्स खरीदते हैं, एक दो बुक खरीदो, उनको खत्म करो, फिर और लो, खत्म करो, फिर और लो, फिर खत्म करो। इस तरीके से लेते हैं। हमेशा एक बार में बुक लोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग कैसे करनी, इसके टिप्स आप लो। ये बीए के स्टूडेंट के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैंने अभी बताया कि बीए के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहां तक तो रही बीए के स्टूडेंट तक की बात। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम उन स्टूडेंट की अब बात करेंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये फुल है, डबल एल। तो उनको भी अगेन फिर से वही सिलेबस डाउनलोड करना है और पीवाईक्यूज। ठीक। अब देखिए, पीवाईक्यूज एक तो फुल लेंथ पेपर होते हैं, पूरे पेपर, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सिलेबस भी आपको यूजीसी नेट की सिलेबस वेबसाइट पर मिल जाएगा। पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। लेकिन इनको देखना कैसे है, यही तो सबसे बड़ी ट्रिक है। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको भी ये सिलेबस दिखाया आपसे, है ना। मैंने आपसे ये भी कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें हिडन है और छुपी हुई है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन सेटलमेंट, ज्योग्राफी। भी ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक, इंडियन ज्योग्राफी। क्या हमें इसे इसी सीक्वेंस में पढ़ना है? एक एक यूनिट को कैसे कवर करना है, कितने यूनिट को साथ लेकर के चलना है, ये भी तो अपने आप में टास्क है। ये कैसे, ये कब समझ में आएगा और कौन समझाएगा? तो ये मैं समझाऊंगा आपको। देखो, जब आप पढ़ाई करते हैं, पहले तो आपको सिलेबस बस देख लेना है, कुछ नहीं करना है। देखो किसमें क्या क्या लिखा है। ठीक। अब शुरुआत कहाँ से करें? आपने सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया, पूरा सिलेबस एक बार देख भी लिया। शुरुआत कहाँ से करें और कितनी यूनिट को एक साथ लेकर के चलें? तो मेरा मानना यह है कि आप देखो, एक यूनिट को एक बार में पढ़ा करो। 2 यूनिट पढ़ सकते हो, समस्या होगी, लेकिन एक यूनिट को तैयार करने में फायदा ये होता है कि फुल फोकस्ड होकर के तैयारी हम कर पाते हैं। 2 यूनिट लेकर के भी आप साथ चल सकते हैं जब समय कम हो।
आपने अपना समय ठीक से निर्धारित नहीं किया है तब, लेकिन आपके पास समय है, सही समय पर शुरुआत की है, तो एक यूनिट को एक बार लेकर के चलो और सबसे पहले उसका सिलेबस ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए कि आप जियोमॉर्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं, यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी, हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको तोड़ना कैसे है, आइस ब्रेकिंग कैसे करनी है इसकी। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इसके अलावा डेनुडेशन, वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल जिसमें डेविस पेंग का है, थ्योरीज ऑफ स्लोप डेवलपमेंट है, अर्थ मास मूवमेंट है जिसमें सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिसिटी, लैंडफॉर्म कैसे डेवलप होते हैं, जियोमॉर्फिक हैजार्ड है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड, एवलांच, ये सारी बातें हमारे सिलेबस में लिखी गई हैं। ठीक है, हमें पता लग गया कि ये सिलेबस की चीजें हैं, लेकिन अब इसमें भी शुरुआत कैसे करनी है, पहले क्या पढ़ना है उसके बाद क्या पढ़ना है, इसमें एग्जैक्टली पढ़ना कितना है, क्योंकि कई चीजें तो हिडन है, कई चीजें छुपी हुई हैं, एग्जैक्टली लिखी नहीं है, तो उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी को कैसे पढ़ा जाएगा, जो तरीका आपको बताया जाएगा उसको आप बाकी दूसरे तरीके पर अप्लाई किए जाएंगे, और हमारे कोर्स में ऐसे ही पढ़ाई होती है, उबड़ खाबड़ तैयारी तैयारी नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर ये 10 यूनिट लिखे हैं ना, तो इनको पढ़ने का तरीका आपका होगा कि सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाई कराता हूँ, ऐसे ही हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ कि हम तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, आपको उस पेज पर लेकर के चलते हैं। ये तो कट ऑफ के बारे में, इसी बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये है, ये हमारा रोड मैप है सिलेबस को कवर करने का। सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको अप्लाइड पोर्शन में काम कर आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी में काम आएंगे, यहाँ पर काम आएंगे। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी का बेस होती है, ये बेस आपको नहीं पता, तो फिर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि ज्योग्राफी अर्थ और उसके लैंडफॉर्म की ही तो स्टडी है बेसिकली। अगर हम बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो आप समझ नहीं पाओगे। अब ये धीरे धीरे आपको सिलेबस के साथ समझ में आएगी, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़ो, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद आप ज्योग्राफिकल थॉट खत्म कीजिए, टेक्निक खत्म कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी खत्म कीजिए, फिर इन 3 यूनिट्स को पढ़िए। ये ग्रुप में डिवाइड करने का मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके से मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है, यूनिट 1 से 4 तक, फिर 8 से 10 तक, फिर 5 टू 7। यही तरीका हमने अभी बैच खत्म किया है, उसमें हमने पढ़ाई की है। ठीक। अब अब ये ऐसा क्यों है, क्या है, ये अपने आप में अलग एक चर्चा का विषय है, उसमें लंबी चर्चा होगी, वो क्लास में होगी। ठीक। अब मान लीजिए आप जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी की जब आप शुरुआत करेंगे, मैंने आपको अभी अभी सिलेबस दिखाया कि ये सिलेबस है, देखो कहाँ गया सिलेबस, ये है जियोमॉर्फोलॉजी का। अब इसमें क्या इतनी सी चीजें पूछी जाएंगी? चीजें तो इसमें काफी पूछी जा रही हैं, तो इसको तैयार कैसे किया जाए? देखो, इसको तोड़ देंगे हम। कैसे करके तोड़ेंगे इसको अपने 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 हिसाब से अपने सिलेबस में, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमने उस जियोमॉर्फोलॉजी की सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया है। उसमें क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखा था? नहीं। क्या उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लिखे थे जियोमॉर्फोलॉजी में? नहीं। क्या उसमें थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस लिखा था, रॉक लिखा था? नहीं लिखा था। क्या उसमें रेजुवेंशन, पॉलीसाइक्लिक रिलीफ लिखे थे, ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न लिखा था, या फिर उसमें ये सभी नाम लिखे थे? नहीं लिखे थे। तो ये हिडन है, ये छुपी हुई चीजें हैं जो आपको ढूंढ करके निकालनी होंगी। अब एग्जैक्टली आपको पता है कि इसमें ये नंबर है, 22 टॉपिक है टोटल यूनिट 1 में। इसके बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप मुझसे आकर के बोलना। ठीक है, अगर आ जाएगा तो वो आपकी गलती नहीं होगी, वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, ये 22 टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, आपको 100% नहीं करना है एग्जाम में, आपको करना है कितना, 80% का टारगेट। मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा
कि 80+ क्वेश्चन अगर आपने 100 में से कर लिया आपका JRF हो जाएगा, प्लस आपने थोड़ा बहुत मेहनत अपने पेपर वन पे की, पेपर वन पे भी मेहनत करनी है आपको। ठीक, तो आपके पास 20 क्वेश्चन की तो छूट है ना, कि 20 क्वेश्चन अगर आपके पास गलत भी हो गए गलती से तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब ये कैसे करके मुझे मालूम पड़ा कि ये 20 टॉपिक है? तो हमने पहली चीज तो सिलेबस देखी है, उसको तोड़ा है, प्लस हमने पीवाईक्यूज देखे हैं। पीवाईक्यूज को देखने का भी तरीका होता है, कैसे करके पीवाईक्यूज देखे जाते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अब देखो, पहले तो मैंने आपको कहा कि यूनिट्स, जो सभी यूनिट्स हैं उनका क्रम बनाओ। तो मैंने आपको यूनिट 1 2 3 4 फिजिकल ज्योग्राफी बताई, फिर थॉट और टेक्निक इंडियन ज्योग्राफी बताई, फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये सीक्वेंस रहा। एक यूनिट के अंदर भी फिर टॉपिक्स का सीक्वेंस है। मैंने इन टॉपिक्स को पहले क्यों नहीं लिखा और इस टॉपिक को सबसे पहले क्यों लिखा है, इसका भी कारण है, वो आप समझोगे धीरे धीरे। जब आप क्लास में पढ़ेंगे ना चीजें तो आपको समझ में आएंगी। ऐसे ही हर एक टॉपिक में आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मुझे पहले क्या पढ़ना है। देखो, वरना क्या होगा कि आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो भी नाम आप सुनते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये आपको पता ही नहीं होगा, सपोज पता ही नहीं है। आप पढ़ने चले गए कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन से रिलेटेड थ्योरीज, यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर का नाम आया और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पेंजिया का डिस्प्लेसमेंट कार्बोनिफेरस से हुआ था। आप कहोगे कार्बोनिफेरस क्या है, तो ढूंढोगे, पता चलेगा यहाँ पर कार्बोनिफेरस है, फिर उसको समझने के लिए दिमाग लगाओगे, हो गई ना परेशानी। चलो ठीक है, एक इस चीज से निपट गए। फिर आप यहाँ पर कहीं पर आ गए, मान लीजिए कि आप ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं या आइसोस्टेसी पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड कई सारे टॉप नाम सुनने को मिलेंगे, सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे। सपोज कि आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ नहीं पढ़ा है पहले, तो आपको समस्या आएगी। ठीक है ना। इसके अलावा आपको ऐसे और भी सारी चीजें हैं जो आपको फिर प्रॉब्लम करेंगी। माउंटेन बिल्डिंग में बहुत सारे पहले के टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है, आपको उसी सीक्वेंस में इनको कवर करना चाहिए। ये मेरा आपको हाईली रिकमेंडेशन वाला पॉइंट है, ये इस तरीके से पढ़ना चाहिए। हमेशा क्रोनोलॉजी में पढ़िए, चाहे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं, हमारे पेड बैच में ऐसे ही तैयारी होती है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि जियोमॉर्फोलॉजी के हमने सिलेबस देख करके और पीवाईक्यूज देख करके ये क्रम बनाया है। पीवाईक्यूज देख के कैसे बनाया, तो मैं आपको एक एक बहुत बेहतर तरीका बताता हूँ कि हम पीवाईक्यूज को कैसे डील करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पीछे अपने स्लाइड पर चलते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी वाली स्लाइड है। तो हमने क्या किया, सिलेबस डाउनलोड किया, उसके बाद पीवाईक्यूज। सिलेबस को कैसे देखना है ये मैंने आपको बताया, और सिलेबस को यूनिट ऑर्डर करना है। जो आपको भी कहा ना मैंने कि पहले क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं कि यूनिट 1 2 3 लिखा है तो क्रम से ही पढ़ेंगे, नहीं। जो जरूरी है पहले वो पढ़ो, जो तरीका आपको बताया, यूनिट 1 से 4, फिर 8 से 10, फिर 6 से 7 तक, 5 6 7, ये। और इनकी करनी है आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब टॉपिक्स को तोड़ देना है। पीवाईक्यूज देख करके उन टॉपिक्स को तोड़ना है और सिलेबस देख करके उनको टॉपिक्स को तोड़ना है। यहाँ पर आपका यूनिट वाइज पीवाईक्यूज बहुत काम आएंगे। ये यूनिट वाइज पीवाईक्यूज क्या होते हैं, एक तो होता है पीवाईक्यू और एक होता है यूनिट वाइज पीवाईक्यू। यूनिट वाइज पीवाईक्यू का मतलब है कि जब आप एक यूनिट पढ़ रहे हैं, जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हुए आपके सामने कम से कम 10 साल के सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी के सवाल होने चाहिए। कहां से कहां तक, अभी 2021 का सवाल हुआ है, 2021 के से लेकर के कम से कम 2010 तक आपके पास, या 2012 तक आपके पास सवाल सीक्वेंस में होने चाहिए, है ना। जब आप कैसे करके वो कहाँ मिलेंगे आपको, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, वो हमारे पेड ग्रुप में आपको मिलेंगे। देखो, ये है, ये 10 साल के पीवाईक्यूज हैं जो मैं आपको हमेशा बैच में देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 2021 से 2012 तक के पीवाईक्यूज हैं, प्लस मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे फायदा क्या होगा। पहले तो आप देखो जरा इनको। यूजीसी नेट 2021 का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इरोजन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है।
और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैच ऑफ फॉलोइंग के सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे तरीके तरीके के सवाल हैं। शिफ्ट 2 के सवाल शुरू हो गए। इसी तरीके से पूरे 2012 तक के सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के सवाल हैं। समझ रहे हैं आप? 2000 नवंबर 2020 के सवाल शुरू हो गए यहाँ से। ठीक, ये क्यों दिए गए हैं, इनका कारण है, मैं आपको अब बताता हूँ क्या कारण है इनका। इनका कारण ये है कि जब आप इस पूरी यूनिट को पढ़ चुके होंगे तो आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम के लेवल का है या नहीं। तो उसी एग्जाम के क्वेश्चन से आप इसको मैच करेंगे, टैली करेंगे। अगर आपका स्कोर अच्छा रह रहा है तो आपको ठीक है, आपने अच्छा से पढ़ा है। नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज और, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, कैसे पता लगेगा? पढ़ने से पहले आप एक काम करो, हमेशा जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पेड ग्रुप में दे दिया होगा 10 ईयर का यूनिट वाइज पीवाईक्यू। यूनिट वाइज का मतलब सिर्फ एक यूनिट के, हाँ, ऐसे एक एक करके हम देते हैं अलग अलग यूनिट के। ठीक है, तो आप इस 10 ईयर के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज में से सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सवाल देख करके आएंगे। जैसे मान लीजिए क्लास 10 बजे शुरू हो रही है, तो आप 9:30 बजे ये काम करो, आधा घंटा पहले आ जाओ। आधा घंटा पहले से मतलब अपना ये काम देखो, ये आपको होमवर्क होगा कि आपने देखना है कि सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे गए। उन सभी सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 10 से 12 सवाल आपको मिल जाएंगे। अब आपको, ये आपके रेफरेंस पॉइंट होंगे, ये आपका बेस होंगे कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, प्लस इससे थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, बेंचमार्क होगा आपका। तो आप जब पढ़ रहे होंगे टॉपिक, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में घूमेंगे कि हाँ मुझे इतने लेवल तक पढ़ना है। प्लस एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि पिछला जो लेवल था आगे भी उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा, हमेशा लेवल बढ़ेगा। तो उससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जो एक्सपेक्टेड चीजें होंगी, वो आपको क्लास में बताई जाएंगी। आपको खुद से भी पढ़ना है, जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस इसके बाद जब आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, जा करके रिवीजन कीजिए और इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका तैयार। उसके नोट्स बना के बार बार रिवीजन मोड पे उसको डाल दो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगेन यही फॉर्मूला। 10 ईयर के क्वेश्चन में से देखना है कि यहाँ से सवाल कैसे कैसे पूछे गए, उनका स्क्रीनशॉट लिया, पिछले वाले डिलीट कर दिए, इनको स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ाई की, रिवीजन किया और फिर प्रैक्टिस किया, नोट्स बना के रिवीजन मोड में डाल दिया। इस तरीके से पूरे यूनिट को एक बार में खत्म कर लेना है। आपको अभी लगेगा कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत समय लग रहा है, लेकिन ये आसान है। एक बार, एक दो बार आप 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो फिर अपने आप ही आपको इसकी आदत हो जाएगी, आप भटकोगे नहीं। जैसे जब घोड़ा सड़क पे चलता है तो उसकी आंखों के दोनों तरफ कागज की पट्टियां लगाई जाती है ना, तो आप इस तरीके से अपने रास्ते पर चलोगे, वरना आप भटकोगे। और यही होता है स्टूडेंट के साथ, वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, पता नहीं है कितने लेवल तक पढ़ना है, किस लेवल के बाद छोड़ देना है, कहाँ से सवाल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसे पता ही नहीं है। जब पता होगा तभी तो ध्यान से पढ़ेगा। तो ये तरीका होता है यूनिट वाइज पीवाईक्यू को देखने का। समझ रहे हैं बात? इसके बाद आप क्या काम करना है, आपको अपने टारगेट को सेट कीजिए। आपको पता चल गया कि हाँ ये सिलेबस है, ये पीवाईक्यू है, यूनिट ऑर्डर भी आपने कर दिया, अपना आइस ब्रेकिंग भी कर दिया सिलेबस की। जो मैंने एक यूनिट के लिए बताया उसको आप बाकी यूनिट पे अप्लाई करेंगे। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी आप डाउनलोड करके रख लिए हैं आपने, ये मैं आपको करके दूंगा, आपको खुद नहीं करना है, हमारे पेड ग्रुप में। अपने टारगेट को सेट कीजिए कि आपके आपकी कैटेगरी में किस नंबर ऑफ, कितने क्वेश्चन करने पर आपका जेआरएफ हो सकता है। स्टूडेंट को लास्ट टाइम तक भी ये पता नहीं होता है कि उनका कितने क्वेश्चन करके जेआरएफ हो जाएगा। कट ऑफ का एनालिसिस कीजिए, इसमें समय लगेगा। सबको ये पता होता है कि ये 10 किताबें पढ़नी है, कट ऑफ ही कभी नहीं देखी है, अपना टारगेट ही सेट नहीं किया है। ये बहुत गलत बात है, आपको करना पड़ेगा। जिस दिन कदम रखा है तैयारी में, उस दिन से ही अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतने क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है। इसीलिए तो मैंने आपको देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। हमने क्या किया है, कट ऑफ का एनालिसिस किया हुआ है जेआरएफ के लिए। ठीक है,
ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है टारगेट आपका, ये सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए, इससे कम होगा तो नेट हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जेआरएफ है। जनरल कैटेगरी में अभी तक 70% नहीं गई है, लेकिन 70% अगर आप करेंगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओबीसी में 66%, एससी में इतना, एसटी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जैसा ही रहता है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि हाँ ये इतना कट ऑफ रहने पर आपका हो जाएगा। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है देखो अलग अलग, उनको देख करके बात की गई है। आप देखिए जनरल में 68% कट ऑफ है, यहाँ पे 69% कट ऑफ है, यहाँ पर आपका ये 68% कट ऑफ है, 69%। मैंने तो 70 बोला है ना, इसका मतलब हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं, समझ रहे हैं बात। मैं यहाँ पर आपको वो टारगेट दूंगा जिससे आपका सुनिश्चित हो जाएगा। ये पुरानी है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम है, इसलिए हमने देखो ये अपना टारगेट सेट कर लिया है, समझ रहे हैं। जनरल की 69 से ऊपर नहीं गई है, मैंने 70 बोल दिया है। 70 का मतलब ये है, 70% का मतलब ये है कि आपको 105 क्वेश्चन सही करने होंगे। इससे ज्यादा हो गए बोनस है, इससे कम नहीं करना है। लेकिन अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, पेपर 1 में आप 30 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, पेपर 2 में आप 75 का टारगेट रखिए, ठीक है। हाँ ये आप कर सकते हैं कि आपने अगर 5 क्वेश्चन यहाँ ज्यादा कर लिए या 3 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए, तो यहाँ 3 का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपका पेपर 1 अच्छा है, 30 की जगह आपने 33 कर दिए, तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आपके फिर 72 भी हुए तो कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका फिर भी। लेकिन ओवरऑल टारगेट आपका यही रहेगा 105। ऐसे ही ओबीसी में आपको 66-67% का टारगेट, 100 क्वेश्चन का टारगेट आप रख लीजिए, पेपर 1 में यही, और फिर ये पेपर 2 में टारगेट। ऐसे ही एससी में अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना टारगेट देख करके यहाँ से और सेट कर लीजिए। ये करना बहुत जरूरी है, आपको पता ही नहीं होता है असल में कि मुझे कितने के लिए मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, लेकिन कितने के लिए करनी है ये तो कोई नहीं बता रहा। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतने के लिए मेहनत करनी है, तब उसी हिसाब से मेहनत करोगे और उतने के लिए मेहनत करोगे कि आपका जेआरएफ हो जाए, समझे आप बात। तो आपने अपना कट ऑफ एनालिसिस करके अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर 1 का टारगेट मेरा ये है। वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो जब आप यूनिट पढ़ोगे। अब क्योंकि पेपर 1 में आपको ये देखना होगा ना कि आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, आपसे मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो उस पोर्शन से भी आप निकाल लोगे 5-7 क्वेश्चन, और बाकी यूनिट से भी निकाल लोगे। तो उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। पेपर 1 पे हम कभी अलग बात करेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं कि हमारी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, अपना टारगेट भी सेट कर लिया, सारी चीज, अब आप तैयार हो, अब तैयार हो आप बुक लिस्ट के लिए। और स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता है, वो बुक लिस्ट ही पूछता है। आपको पता नहीं है बुक कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कब खरीदनी चाहिए, बस बुक लिस्ट बता दो, बुक लिस्ट बता दो, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। असल में उनको आप रख दोगे, पढ़ नहीं पाओगे। बुक को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, आप मुझसे इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं और मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेते हैं किसी बुक से, जैसे मैंने किया था। तो चलिए बुक लिस्ट में आपको अब बताता हूँ आपके लिए क्या बुक लिस्ट हो सकती है दिसंबर 2022 के लिए। जो ये बुक लिस्ट देखिए उनके लिए है जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ आपने स्ट्रेटेजी सीखी, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं। आपको इनमें से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ हैं, यानी कि हमारे पेड बैच में ज्वाइन करते हैं। पेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आज ही इसी वीडियो में, पूरा देखना अंत तक। तो देखो, अगर आपका बिल्कुल बेस नहीं है, बिल्कुल जीरो में, माइनस में चल रहे हैं, तो 6 to 12 की एनसीईआरटी लीजिए, या जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, जिन्होंने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, भौतिक भूगोल के लिए, ये जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत पूछना कि ये हिंदी में ही है या अंग्रेजी में, ये दोनों में, सब सारे बुक्स हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के लिए आप समुद्र सिंह सर या बीसी जाट सर की बुक ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों ही बेहतर हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्योंकि आप सोचोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के ही आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी अलग से लेनी पड़ेगी। तो जियोमॉर्फोलॉजी समुद्र सिंह, क्लाइमेटोलॉजी समुद्र सिंह, ओशनोग्राफी समुद्र सिंह, और एनवायरनमेंट के लिए भी समुद्र सिंह की जो बुक है अलग अलग से आपको लेनी पड़ेंगी और इनको आप पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से क्या आपको पूरी बुक कवर टू कवर पढ़नी है? ऐसा नहीं है, छांटना पड़ेगा। यही तो तरीका है, यही तो मेथड है। इसी बात के तो एग्जाम, इसी बात का तो बैच है। कंटेंट इनमें से ही मैं हम आपको देते हैं कोई भी बैच में, लेकिन क्या इनमें से देना है क्या नहीं देना है वो है, वो अनुभव की बात है, वो एक्सपीरियंस वाली बात है जो आपको एक दिन में नहीं आएगा, उसमें समय लगता है। इसके बाद आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आरसी चांदना ले सकते हैं, आप सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आरसी तिवारी ले सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एलका गौतम या एस डी मौर्य आप ले सकते हैं, रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए आरसी चांदना ले सकते हैं, सब हिंदी इंग्लिश में है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी सुदीप्ता अधिकारी, कल्चरल सोशल ज्योग्राफी एस डी मौर्य। इसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट के लिए डॉक्टर बी सी जाट सर, माजिद हुसैन, आर डी दीक्षित में से किसी की भी ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिक रूप से मैं कहूंगा डॉक्टर बी सी जाट सर के लीजिए, ये हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। ठीक, इसके अलावा कार्टोग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स के लिए आप हिंदी में है तो जेपी शर्मा, और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो आप आर एल सिंह या आशीष सरकार ले सकते हैं। इसके बाद आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस के लिए अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वासुदेव भट्टा, और हिंदी में पढ़ेंगे तो डीडी चौनियाल ले सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए माजिद हुसैन, डी आर खुल्लर, आर सी तिवारी में से कोई भी एक, सब नहीं कोई भी एक। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा ना अलका गौतम एस डी मौर्य, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लेनी है, एक कोई भी, जहां पर भी ऑब्लिक करके दूसरा नाम है मतलब कोई भी एक लेनी है। इसके अलावा मॉडल्स एंड थ्योरीज की अलग से बुक आपको लेनी पड़ेगी माजिद हुसैन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें 2004 से 2021 के पेपर हों ये आपको लेना है किसी भी पब्लिकेशन का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स का, आप ले सकते हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे, मिस्टेक्स होती हैं, आपको लेना है इसलिए क्योंकि इनमें एक नीचे बॉक्स दिया होता है कॉलम, उनमें एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा ठीक देते हैं, आंसर तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एटलस लेनी है कोई भी, ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान आप ले सकते हैं, और इंडिया थ्रो मैप ये एटलस आप लेनी पड़ेगी आपको, आशीष भारती आईपीएस से ही। ठीक, तो ये इतनी बुक्स हैं। अब आप सोचो कि इतनी बुक्स आप लोगे और मुझे नहीं लगता कि आप इनको 4-5 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। टारगेट बनाना पड़ेगा, केवल पढ़ना नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो 10 साल के पेपर ले रहे हैं रखना थोड़ी ना है, पढ़ना भी है। और जो मैं तरीका आपको बताया है कि यूनिट वाइज करो, यूनिट वाइज करने के बाद अब जब पेड ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो वो तो वहां दिया जाएगा, लेकिन जब खुद से करोगे तो समय लग सकता है। तो इसलिए, और इनका सबका खर्चा आप देखो, ये 20 किताबें हैं जो आपको लेनी ही पड़ेंगी किसी ना किसी सूरत में। और ये किताबें लेने के बाद भी आपको 100% कंटेंट यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। आपको इधर उधर से भी देखना ही पड़ेगा, यूट्यूब सर्च करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, ल्यूसेंट आपको कई बार लेनी पड़ेगी, या फिर आपको परीक्षा वाणी लेनी पड़ेगी, ये और किताबें हैं एक्स्ट्रा, वो अलग है। तो आप मान के चलो आपका यहाँ पर 12 से 15 हजार रुपये खर्च होना ही होना है। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अब सोचोगे कि इससे कम में हो जाएगा, होगा ही नहीं, फिर तो एग्जाम ही नहीं होगा। ये मुंह पे कहने वाली बात है, करके देख लो। इससे बढ़िया है कि आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कोर्स में ज्वाइन किया तो इनमें से कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा किताबें खरीदना अच्छी बात होती है, 2-4 लेकर के रख सकते हो, कभी क्रॉस चेक करना पड़ गया तो। वैसे कि ये सही पढ़ा भी रहा है नहीं पढ़ा रहा है है ना, तो वहां पर आपका ये खर्चा बच जाएगा। स्टूडेंट कैलकुलेशन नहीं करता है, जब कोर्स की फीस देखता है, मेरे कोर्स की फीस सबसे मिनिमम होती है और आउटपुट मैक्सिमम होता है। तो आप इसको कंपेयर करो कि यहाँ कितनी फीस है और हमारे बैच की कितनी फीस है, मालूम पड़ जाएगा आपको। आप एक एक दो दो करके किताबें लेते हैं इसलिए आपको पता नहीं लगता है कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। और कोर्स की फीस में आपको इनमें से कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और नोट्स वहां पर आपको मिलेंगे, सारी
पीवाईक्यूज मिलेंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करना है सब बताया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम जो बात कर रहे थे, बुक लिस्ट आपने बना ली है अपनी, मैंने आपको बताया। गोला टेक्निक से आप स्टडी कर सकते हैं। अब गोला टेक्निक क्या है, यही यूनिट वाइज ऑर्डरिंग करना। अब मेरे साथ है तो फिर मैं तो आपको करके दूंगा ही अलग अलग क्वेश्चंस का, लेकिन आप खुद से पढ़ रहे हैं तो एक किताब लिया, क्योंकि आप खुद करेंगे क्वेश्चंस की यूनिट वाइज पीवाईक्यू, तो उसमें तो आपको समय लग जाएगा, इसलिए आपको गोला टेक्निक करनी चाहिए। गोला टेक्निक क्या होती है, एक किताब ली, पीवाईक्यूज की किताब, जिसमें पीवाईक्यूज का सोल्यूशन हो। सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के 10 साल के क्वेश्चंस को गोला कर लीजिए एक पेन के कलर से, मतलब एक कलर के पेन से, ब्लू से कर लिया जियोमॉर्फोलॉजी। तो जब भी जियोमॉर्फोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वही फॉर्मूला करना है, पूरे क्वेश्चंस को देखना है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गोला टेक्निक मैं कहता हूँ। फिर दूसरे कलर के पेन से दूसरे यूनिट को, क्लाइमेटोलॉजी, फिर तीसरे से ओशनोग्राफी को, ऐसे करके करना है, ये गोला टेक्निक है। ठीक। वीकली रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करना है शुरुआत के 2-3 महीनों में, फिर उसके बाद वीक में 2 बार, फिर वीक में 3 बार, तो फिर जब सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर डेली रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करना है। उसके लिए तो शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं जेआरएफ के लिए, अ, मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है वैसे, आप नीचे लिंक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा। मैंने अपने नोट्स दिखा करके आपको बताया है। ये जितनी किताबें मैंने आपको अभी बताई, 20 किताबें हैं। आप सोचो कि इन 20 किताबों का कितने सारे इनमें पेजेस होंगे और कितने इनकी ऊंचाई हो जाएगी अगर आप इनको रखोगे ऐसे। इन सभी 20 किताबों को मैंने इतने से नोट्स में कवर कर दिया है कंप्लीट। 400-500 पेज की एक किताब है, उसको मैंने 20 से 25 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैसे होता है, नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नोट्स मेकिंग टिप्स का, उसको देखिए, बहुत बेहतर आपको इंसाइट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है। अब जब आप पढ़ते हैं ना तो पीवाईक्यूज में आपको ये भी चीज देखने वाली होती है पढ़ने के लिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले होते हैं। ये पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करने का तरीका है। डायरेक्ट स्टेटमेंट के सवाल हैं, मैच द फॉलोइंग के सवाल हैं, असर्शन रीजन के सवाल हैं, अरेंजमेंट सीक्वेंस वाले सवाल हैं, मैच द फॉलोइंग के 4-5 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। अब इनको तैयार कैसे कैसे करना है, इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है हर सवाल की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। डायरेक्ट सवाल तो बहुत आसान होता है, मैच द फॉलोइंग के लिए आपको एग्जांपल्स बहुत सारे पता होने चाहिए। असर्शन रीजन के सवाल के लिए आपको रीजन पता होना चाहिए उस टॉपिक का। जैसे आपसे बोला जा रहा है सवाल में कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, बल्कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर होता है। ये आपके सामने एक असर्शन या अभिकथन दे दिया है और नीचे रीजन दिया जा रहा है। आप सोचोगे कि मैं इस रीजन को पढ़ के इसका सवाल कर लूंगा, तो ये गलत है। आपको रीजन खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी कि कर्क और मकर पर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर क्यों होता है। जब आपको खुद पता होगा, कब पता होगा, जब आपने उसका रीजन पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ते समय, तब पता होगा। और ये कैसे पता लगेगा कि हाँ यहाँ से असर्शन का सवाल आता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि रीजन पढ़ना है, तब पता लगेगा। और 4-5 स्टेटमेंट के सवाल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जैसे आपने अगर पढ़ा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4-5-6 पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि हाँ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होता है। जब सर्दियों की लंबी रातें होती हैं, ग्राउंड सरफेस पूरा आइस से कवर्ड होता है, स्टेबल एयर होती है, काम एयर होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, तब ये सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको नोट्स मेकिंग करनी होती है या फिर आपको पढ़ाई करनी होती है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, समझे आप बात। इसके बाद आपको कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं या प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट यानी किसी संस्था के या किसी टीचर के आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहले 2021 से और 2010 तक पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पहले पीवाईक्यूज देखने चाहिए, प्रैक्टिस सेट नहीं। पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ना कि प्रैक्टिस सेट। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यूज हैं वो आयोग के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है।
और जब आप उनके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहीं एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट कब लगाने हैं किसी संस्था के या टीचर के? जब आप इन सवालों को कई बार कर चुके हैं, 10 बार आपने सॉल्व कर दिया है, समय मिला 2004 तक चले गए, अगर आपके पास एनर्जी और समय है, फिर भी एनर्जी और समय है, तब आप इन सवालों को और एक्स्ट्रा सॉल्व कीजिए। ये मेरा आपको कहना है, ठीक है। पेपर 1 को कभी अवॉइड नहीं करना है। सब क्या करते हैं, पेपर 2 पढ़ते रहते हैं, पेपर 1 को अवॉइड कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, पेपर 2 में पेपर 1 आपका नहीं साथ देगा, तो फिर जेआरएफ नहीं होगा। तो इसलिए पेपर 1 को अवॉइड नहीं करना है। उसकी स्ट्रेटेजी हम अलग से डिस्कस करेंगे, मैंने बताई भी है एक बार, आप चाहेंगे तो फिर से हम बता देंगे आपको, तो आप वहां से कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको जानना है या नहीं है, क्या बात है, ठीक। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। जैसे ये प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ये मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ। और ये केबीसी नानो आशीष भारती आईपीएस की इंडिया ज्योग्राफी थ्रो मैप, जो पेड ग्रुप में ही है, उनको भी खरीदनी पड़ेगी। और एक इन दोनों में से कोई भी एटलस, ये वर्ल्ड के लिए है और ये इंडिया के लिए है। इतना आप कर लेंगे तो आपका काम बस बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो बैचेस हैं, उनमें ये सारी चीजें तो होंगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमारे अभी कौन कौन से बैच चल रहे हैं? हमारा दिसंबर के लिए नेट जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, मतलब शुरू होगा जुलाई में, दिसंबर 2022 के लिए। फीस आपके सामने लिखी है। और पेपर 1 के लिए दिसंबर के लिए बैच है, 1000 रुपए इसकी फीस है। अगर आप इन दोनों बैच में ज्वाइन करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी के बैच में और पेपर 1 के बैच में, तो आपको छूट मिल जाएगी। तो कंबाइंड बैच पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको 2000 में ये पूरा इसको आप फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक में ज्वाइन करेंगे तो फिर इसकी फीस 1000 रुपए है, और लक्ष्य बैच की फीस नेट जेआरएफ के लिए 1500 रुपए। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। यूपी पीजीटी का बैच है, 1500 रुपए इसकी फीस है। क्रैश कोर्स आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी फीस आपको बता दी है। ये मेथड है, इस तरीके से आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको अभी और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये लक्ष्य बैच की डिटेल्स हैं। देखिए आप, जो अभी होने वाला है हमारा शुरू बैच, यहाँ लक्ष्य बैच फॉर दिसंबर 2022, ये इसकी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बारे में बताया है, क्यों? अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कम से कम मेरे बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए बस, वरना तो आपकी एग्जाम में आएगा नहीं, कोई लाभ है नहीं उसका। तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक। इसकी क्या क्या खास बातें, ये आपको यहाँ से देखने वाली बातें। पेपर 2 के लिए है 80%, हम हमारा टारगेट है, आराम से 80% होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। इसको पूरा पढ़े ध्यान से, कि इसमें ये बताया जाएगा कि पाठ्यक्रम कहाँ से कैसे शुरू करना है, 10 यूनिट्स को कैसे कवर करना है, डिकोडिंग की जाएगी, टॉपिक को गहराई से पढ़ा जाएगा। 6 महीने का ये बैच है, 6+ मंथ का ये बैच है। 5 महीने हम थ्योरी कवर करेंगे और 1 महीना प्रैक्टिस और रिविजन करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट बीच में से ज्वाइन करता है, जैसे मान लीजिए कि बैच आधा कंप्लीट हो चुका है, तो क्या उसको सिर्फ 3 महीना ही मिलेगा? नहीं, आपने जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से आपको 6 महीना दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, सारी चीजें इसमें लिखी हैं। प्रतिदिन 2 क्लासेस होंगी, और 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही रहेगा कंटेंट, जैसे आप देखिए अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेगा पेड बैच में भी, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें, 10 साल की पीवाईक्यू सॉल्यूशन, और ये सब बेसिक टू एडवांस, एनसीईआरटी भी इंक्लूड रहेगी इसमें। समय समय पर मैं आपको मार्गदर्शन भी करता रहूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे। मैं एग्जाम से कैसे डील करना है वो भी बीच बीच में बताऊंगा। फीस आपको मैंने बता दिया है कि फीस कैसे, कितनी है इसकी फीस, 1500 रुपये इसकी फीस है। और इस फीस पेमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए ये नंबर है, ये नंबर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर मिलेगा। इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और जो भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस आपको मैंने पहले दिखा दी है, तो उस फीस को आप पेमेंट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। फिर आप कैसे करके एक्सेस करेंगे मटेरियल को, चाहे आप लक्ष्य बैच में है, चाहे आप 45 डेज के क्रैश कोर्स में है, चाहे यूपीपीजीटी में है, तो उसके ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। डेमो के लिए एक बैच का बताया जा रहा है। सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए, अपने बैच का नाम ढूंढिए, यहाँ पर कौन सा बैच है, मिल गया, उसके नाम पर क्लिक कीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। पूरे लेक्चर्स के सीक्वेंस यहाँ मिलेगा आपको। फाइल के सेक्शन में जाएंगे, सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये एडवांस कोर्स है, जैसे कि उसकी सभी 160 वीडियोस हैं सीक्वेंस में, सबको देखिए। फाइल में आपको पूरा नोट्स मिल जाएंगे। ये तरीका है, और स्टेप बताए भी गए हैं यहाँ पर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है। 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। अभी आप ज्वाइन कर लेंगे, जैसे 10 जून को अगर आप अभी जून में ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका जो टाइमिंग है फिर भी वो 10 जुलाई से ही शुरुआत मानी जाएगी कि हाँ आपने 10 जुलाई से शुरू किया है। अभी से आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो देरी मत करो। जब ज्वाइन करना ही है तो आज से क्यों नहीं, क्यों इंतजार करते रहना है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि पहले हमें पता लग जाए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो ये डेमो लेक्चर्स हैं सब। किस किस टॉपिक पर डेमो लेक्चर है वो लिखा गया है। 10 डेमो लेक्चर आपको दिए हैं, इनको देखिए और देखने के बाद फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और सबके साथ आप शेयर कीजिए हमारे इस लक्ष्य बैच को। साथ ही साथ जो यूपीपीजीटी का बैच है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 के बैच में, 45 डेज के क्रैश कोर्स में, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आज की स्ट्रेटेजी की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बेहतर चीजें समझ में आई होंगी कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे की जाती है, ओके, और क्या एक तरीका हो सकता है, ठीक। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सअप कीजिए, आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी उसकी स्टडीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।